तो स्टार्ट सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है देवेंद्र क्लासेस है यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे शानदार तरीके से। ठीक है, टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आयोग के द्वारा लिया गया पेपर, और पेपर में से एक पार्ट जिसको मैं पढ़ाता हूँ जनरल स्टडी, यह सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करूंगा। 2018 के पहले शिफ्ट के पेपर में, पुलिस के पेपर में जीएस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाएंगे और इसी तरीके के प्रश्नों को आपको तैयार करना है जीएस के पूरे पोर्शन से, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी टॉपिक हो इनमें से, है ना। इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी है। तो देखते हैं, एक एक प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं प्रश्नों को देखना है, फिर आपको तैयारी करनी है। उसी हिसाब से मैं प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर लेकर के आ रहा हूँ, डिटेल में भी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 2018 का पुलिस का पेपर है, तो देखते हैं। आइए मेरे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। 2018 का पुलिस का पेपर है, पहली शिफ्ट का। इसमें जीएस के बारे में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था। ये प्रश्न जीके में पूछा गया। मुंशी प्रेमचंद के प्रश्न को जीएस में पूछ लिया, जबकि मुंशी प्रेमचंद का प्रश्न हिंदी में भी कई बार आ चुका है ना। मुंशी प्रेमचंद जाने माने उपन्यासकार, जिनके आपने जैसे गोदान है, गबन है ना, और मंगलसूत्र जो आधा अधूरा उपन्यास उनका पढ़ा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपन्यास हैं। तो उपन्यासकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था। नोट कर लेना। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, कई बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। ठीक है, 2018 के पुलिस के पेपर में आए हुए प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न पूछा था, सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का। कौन से प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। अब वहाँ ऑप्शन के हिसाब से हमें लगाना था। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, जैसे इलाहाबाद का भी ऑप्शन था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी ऑप्शन में था। और भी दो विश्वविद्यालय ऑप्शन में, जैसे बीएचयू वाला था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और काशी विद्यापीठ वाला भी था। वो तो 1950 में बना, काशी विद्यापीठ। बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में बना। तो सबसे पुराना उस हिसाब से कौन सा हो गया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय वाला हो गया 1875 में, जिसकी स्थापना या नींव सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था, पूर्व का ग्रास यूपी के कौन से शहर को कहा जाता है। तो पूर्व का ग्रास किसे, कन्नौज को। ठीक है, और कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, इत्र की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि परफ्यूम या इत्र का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहाँ पे, कन्नौज में, है ना। और गंगा के तट पर स्थित है कन्नौज, काफी महत्वपूर्ण शहर है। कन्नौजी भाषा यहाँ पे बोली जाती है इसके आसपास के इलाकों में। ठीक है, इस तरीके से मुद्दे याद रखने हैं आपको, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए। अगला पूछा है पड़ोसी देश से। सिलेबस में इस बार भी पड़ोसी देश लिख रखा है ना, तो समझ लो पड़ोसी देश से कैसे प्रश्न पूछ सकता है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। समुद्री पड़ोसी देश की बात करें तो श्रीलंका हो गया, और साइड में और बात करें तो मालदीव्स हो गया। तो जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, है ना, तिब्बत हो गया, तिब्बत के ऊपर चीन हो गया। तो प्रश्न पूछा था, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कौन से देश को कहते हैं। भूटान को कहा जाता है। लैंड माने जमीन, ऑफ द थंडर ड्रैगन, ड्रैगन की जमीन कौन से देश को, भूटान को कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने हैं। अब चूंकि 2018 में पुलिस का पेपर हुआ था, तो 2017 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये। 18 का पेपर था तो एक साल पहले का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था, जब तक अगली साल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि वर्ष 2017 में किसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी की तर्ज पे यदि हम आगे पढ़ते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो हम पढ़ेंगे वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देश के किसको दिया गया, जॉन फॉसे को दिया गया है। ये नोट कर लेना, ये मैं लिखा चुका हूँ। 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे नामक व्यक्ति हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जो कि विश्व में अपने फ्योर्ड तटों के लिए जाना जाता है। जो समुद्री इलाके होते हैं, समुद्री हिस्से होते हैं, वहाँ बर्फ के बड़े बड़े तट बन जाते हैं, उन्हीं को फ्योर्ड तट कहते हैं, है ना। और शांति का नोबेल पुरस्कार भी इधर ही दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, यह भी करंट का था उस समय, पाकिस्तान में विपक्ष की पहली महिला, विपक्ष में अपोजिशन लीडर महिला के रूप में पाकिस्तान में पहली कोई महिला बनी थी, तो उनका नाम पूछा था शेरी रहमान। ठीक है, सीकर तकनीक कौन सी मिसाइल में शामिल है भारत की में, तो सीकर तकनीक संबंधित है ब्रह्मोस मिसाइल से, है ना। और ये ब्रह्मोस मिसाइल का कई बार प्रश्न आ चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस दोनों ने मिल करके बनाई है ना। ब्रह्म जो नाम है इसमें, ब्रह्म जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी से नाम लिया गया है,
और जो पीछे का नाम है इसमें ओज या मोज बोल सकते हैं इसे, ये रूस की एक नदी है। तो दोनों नदियों को मिलाकर के नाम पड़ा है ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, जो कि सुपर मिसाइल है भारत की, जो सेना के पास है, कि सबसे ज्यादा मारक क्षमता है ब्रह्मोस मिसाइल की। भारत और पाकिस्तान के मध्य कितनी ट्रेनों का संचालन होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब ये पड़ोसी देश आ गया कि नहीं आ गया, आप ध्यान देना, जीएस में पूछ रहा है, पड़ोसी देशों के बारे में पूछ रखा है ना। भारत से पाकिस्तान के मध्य में कितनी ट्रेनें चलती हैं, तो 2 ट्रेन चलती हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य में। कितनी ट्रेनें? 2 ट्रेन, एक थार एक्सप्रेस चलती है और एक समझौता एक्सप्रेस। ये नाम भी लिख लेना आप, आगे भी पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, नाम लिख लेना। 2 ट्रेन, एक थार के नाम से, थार मतलब थार का मरुस्थल है, और एक समझौता एक्सप्रेस, समझौता। एक जी करंट का क्वेश्चन पूछा था, वैश्विक डाटा चोरी अपराध, मतलब किसी कंपनी ने उस समय डाटा चोरी अपराध कर लिया था, तो वो कौन सी कंपनी थी? अमेजन। करंट का क्वेश्चन था ये 2017 का, ठीक है। ये भी करंट का था। 15वीं रूस, भारत और चीन की 2017 में बैठक कहां पे हुई थी? दिल्ली में। ये पुराने क्वेश्चन है, जो कि पेपर 18 में हुआ था, 17 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, सायक संधि को किसने शुरू किया था? सबसे पहले सायक संधि को शुरू करने वाला, तो सबसे पहले सायक संधि को हम कहां पे पढ़ते हैं? 1765 में पढ़ते हैं। अगर सायक संधि की स्टार्टिंग पढ़ लें तो कहां पे पढ़ते हैं? 1765 में। ब्रिटिश सरकार में या ब्रिटिश भारत में सहायक संधि को हम लॉर्ड वेलेजली के समय पे पढ़ते हैं। वैसे तो वेलेजली ने लागू करी थी 1798 से, अलग अलग राज्यों के साथ सहायक संधि करना शुरू किया था, है ना। लेकिन इसकी नींव की बात करें, नींव किसने रखी सहायक संधि की भारत में? तो नींव रखने वाला लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव इसे स्टार्ट करके गया था। क्या आंसर आ जाएगा? क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, है ना। और बाद में से आगे किसने बढ़ाया? वेलेजली ने। तो ये प्रश्न पूछा गया था, स्टार्टिंग पूछा गया था पुलिस के पेपर में, ठीक है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम और मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पे हुआ था? ये दोनों कमेंट बॉक्स में आप बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इन्हीं की याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और जो भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, वो भी इन्हीं के नाम पे है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सरकार ने कर दिया है, जो कि पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, है ना, जो 1991 से शुरू हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म पूछा था, यूपी के कौन से जिले में हुआ है। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम इनके कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं बाद में चर्चा करूंगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलेंगे। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो उत्तराधिकारी जो बने थे वो कौन बने थे? बंदा बहादुर। ये नोट कर लेना। गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे सिख धर्म के, तो उनके बाद उत्तराधिकारी कौन बने? बंदा बहादुर। इस धर्म में, कौन से धर्म में? सिख धर्म में, ठीक है। आगे बात करते हैं। पाकिस्तान का सर्वप्रथम नाम किसने सुझाव दिया था कि भाई हमारे जो देश का नाम होना चाहिए वो पाकिस्तान होना चाहिए? ये सुझाव देने वाले कौन थे? तो सबसे पहला सुझाव देने वाले व्यक्ति थे चौधरी रहमत अली। इन्होंने जो पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया वो 1933 में किया था, जो इस समय इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान नामक शब्द दिया था। यह भी प्रश्न पूछा गया। एक एक प्रश्न में पढ़ा चुका हूं अपने विद्यार्थियों को चैनल के माध्यम से, ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से, ठीक है। प्रश्न बाहर नहीं गया था हमारा, इसी वजह से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी थे हमारे ऑफलाइन सेंटर से। उस समय तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से मिलकर के परिश्रम जारी है। तो चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को कब वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने अपनी उपाधि को वापस कर दिया। जो ब्रिटिश सरकार ने इनको एक उपाधि दी थी नाइटहुड के नाम से, इन्होंने इस सम्मान को वापस कर दिया, इस उपाधि को वापस कर दिया। कब वापस कर दिया था? ये प्रश्न पूछा है, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस सम्मान को वापस कब कर दिया? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 1919 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब के अमृतसर में। तो बहुत सारे लोगों को जनरल डायर ने गोलियां चलवा करके मरवा दिया वहां पर। तो उसी के खिलाफ खड़े हो गए भारत के सारे नेता और अपने अपने मान सम्मान भी लौटाने लगे। तो जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, ठीक है, नोट कर लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। गोदावरी नदी, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं। गोदावरी नदी की उत्पत्ति पूछिए, गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है आपकी, कहां से निकलती है भाई साहब? महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी, कई बार पढ़ा चुके हैं। और महाराष्ट्र में निकलती है नासिक से, और नासिक में निकलती है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी थी साहब, 2018 की पुलिस के क्वेश्चन हैं जे, इसी तर्ज पर आपको तैयार करने, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। और मैं आपको कह चुका हूं इसी वजह से सबसे ज़्यादा हमारे विद्यार्थी इस समय पुलिस में सेवारत हैं और आगे भी होंगे। 60,000 वैकेंसी में से सबसे ज़्यादा विद्यार्थी फिर सेवारत होंगे। इसी तरीके से जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए क्लास को। तो सबसे बड़ी झील कमेंट करते रहा करो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं लगातार। सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील भारत की। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई साहब? बुलर झील है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है जो कि कश्मीर में स्थित है ना। संविधान के मूल दस्तावेजों को किसने अपने हाथों से लिखा था? संविधान जब बन के तैयार हो गया तो उसके मूल दस्तावेजों को अपने हाथों से लिखने वाला व्यक्ति पूछा था, संविधान का प्रश्न था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोबारा सुनो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल दस्तावेजों को लिखा था। उसका आंसर नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया लगभग कौन से संविधान से प्रभावित करती है हमारे देश के? जैसे हमारे देश में जो कानून बनाने की व्यवस्था है वो कौन से देश से ली गई है? ज़्यादातर कौन से देश से व्यवस्था प्रभावित करती है? अब ये प्रश्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे करना था। तो 4 ऑप्शंस वहाँ पे दे रखे थे पेपर में, है ना। तो उस 4 ऑप्शंस के हिसाब से अमेरिका उसका आंसर था। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर संविधान की चीज़ों को कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से भी लिया है, और इंग्लैंड के बाद कहाँ से लिया है? अमेरिका। दोनों आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, जी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगता है इसमें। अगला प्रश्न पूछा था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सी वर्ष में बन के तैयार हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बन के तैयार हुआ? 2009 में ये प्रश्न पूछा था। 2009 में संसद के द्वारा ये कानून बन के तैयार हो गया था। उसके बाद 2010 में से लागू किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो खाना पीना, ड्रेस, किताबें, बस्ते, है ना, जूते मोजे जो भी फ्री मिलता है वो इसी अधिकार अधिनियम के तहत फ्री मिलता है, जो कि कौन सी साल में बना था? ये 2009 में। और लागू कब से हुआ भारत में? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था, 2002 में किया गया था, वर्ष 2002। और बना कब कानून? 2009 में। लागू कब हुआ? 2010 में। सरकारें ऐसी हैं, लाल फीता शाही व्यवस्था चलती रहती है हमारे यहाँ। फाइल एक बार बंद तो बंद, फिर सालों के बाद खुलती है वो फाइल। तो समय लग गया इसमें। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जयसिंह द्वितीय ने, जो राजा थे जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय वेधशाला कहाँ पे स्थापित करवाई? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन था तो इसके हिसाब से उज्जैन आंसर था उसमें। एमपी के उज्जैन में, जयपुर में भी है और दिल्ली में भी है। मैं आपको बताऊं, ये खगोलीय वेधशाला जयपुर, उज्जैन और दिल्ली में स्थापित कराई थी। आंसर क्या था उसमें? उज्जैन एमपी का, नोट कर लेना। और आगे ये दोनों आंसर भी लिख लेना। 2011 की जनगणना का क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या में? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में कौन सा है? इलाहाबाद। कौन सा शहर है? इलाहाबाद। 2011 की जनगणना के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा शहर इलाहाबाद, नोट कर लेना। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा शहर लखीमपुर खीरी, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा शहर, माफ कीजिए, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी थी एक राज्य ने। जब देश आज़ाद हो रहा था, देश आज़ाद होने की व्यवस्था चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी, उसने कह दिया हम पाकिस्तान में जाएंगे भैया। एक राज्य ने कह दिया था 47 में। लेकिन वहाँ जब जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह का मतलब जनमत, लोगों की राय ली गई, लोगों के द्वारा वोट डलवाए गए कि कितने लोग चाहते हैं भारत में शामिल होना और कितने लोग चाहते हैं पाकिस्तान में शामिल होना। लेकिन इस राज्य ने घोषणा कर दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन वहाँ की जनता में जब रेफरेंडम कराया गया, इंग्लिश में रेफरेंडम बोलते हैं, हिंदी में जनमत संग्रह, तो जनता ने भारत में शामिल होने के लिए व्यवस्था, मतलब वोट डाले उसमें, जनमत संग्रह में अपना मत दिया था। तो राज्य कौन सा था? तो राज्य था ये कहने वाला जूनागढ़। कौन सा था? जूनागढ़। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? ये क्वेश्चन था, ये मैंने खाली छोड़ दिया, आप इससे नोट कर लेना। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कोई भी एक राज्य आ सकता है, आप जानते हैं। कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? जैसे मिजोरम, त्रिपुरा है, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों से तो गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन इन्हीं में से एक राज्य नहीं दे रखा था उसमें। जैसे उत्तर प्रदेश शायद हो सकता है कि ऑप्शन में दे रखा हो वहां पे, है ना। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना और सारी राज्य याद होने चाहिए आपको। कौन से राज्य में दूसरा सदन नहीं है? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा ही जाता है। दूसरा सदन नहीं है कौन से राज्य में, है ना। तो सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 सदन है। कितने राज्य हैं? सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन है ना।
दो सदन वाला, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, कश्मीर की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, है ना, और बिहार मैंने आपको बता दिया, कर्नाटक की बात करें, इन राज्यों में हैं 2 सदन। इनके अलावा कोई आ जाए, जैसे राजस्थान आ जाए, तमिलनाडु आ जाए, केरल आ जाए, इन राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। और उसमें सही जवाब था तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में 2 सदन नहीं है, एक ही सदन है, विधानसभा। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या था? तमिलनाडु। ऐसे कितने ऐसे स्टेट हैं जिसमें 2 सदन है? 6 राज्य हैं। ये कंटेस्ट कर लेना, 6 राज्यों को रट लेना जिसमें 2 सदन है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में? संविधान सभा में संविधान से प्रश्न पूछा गया, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। एक एक प्रश्न को नोट कर लेना, अच्छे से छाप लेना एक एक प्रश्न को, ठीक है जी, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, और इसी आधार पे आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न पूछा, प्राचीन भारत से गणित सार संग्रह, ये किताब का नाम है गणित सार संग्रह, किसने लिखी? तो महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। लेखक थे महावीराचार्य। एंशिएंट हिस्ट्री में आप जब पढ़ोगे, साहित्य में पढ़ोगे तो मिलेगा। ये भी करंट का क्वेश्चन उस समय पूछा। अनसीलिंग इंडिया, तो बीरप्पा मोइली कांग्रेस के नेता थे, अभी भी हैं कांग्रेस के नेता। तो भारत 25 से 30 साल में कैसे विकसित हो सकता है, कैसे आगे जा सकता है, उस चीज पर, उस तर्ज पर ये किताब लिखी गई, अनसीलिंग इंडिया, बीरप्पा मोइली कांग्रेस लीडर। हमसफर ट्रेन शुरू की गई थी दिल्ली से गोरखपुर के मध्य, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। दिल्ली से गोरखपुर के मध्य काय का क्वेश्चन था? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी कब का था? 2017-18 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ये बात कर लो उठा के कोई। अगला क्वेश्चन पूछा था जीएस का, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पे स्थित थी? सिर्फ ये पूछा था और ये पढ़ाया हमने उस समय 2018 के बैच को। और यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वही हम पढ़ा रहे थे, बहुत सारे बैचेस को हमने पढ़ाया। जैसे उदाहरण के तौर पे आगरा की बात कर रहे हैं, फतेहपुर सीकरी की, और वहीं पे पढ़ाया और बच्चों ने वहीं गलत कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है ना, अच्छे से पढ़ो। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, नोट कर लेना। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी है, तीसरा सबसे ऊंचा शिखर, शिखर नाम दिया है। तो तीसरे नंबर पे हिमालय का शिखर है कंचनजंगा। क्या आंसर आएगा सर? कंचनजंगा, कंचनजंगा आएगा, जो कि 8,586 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? हाइट भी लिख लेना, 8,586 मीटर इसकी हाइट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पूछा था, राजकीय पुष्प या फूल क्या है? टेसू, टेसू क्या है? टेसू। और इसी को क्या बोलते हैं? पलाश, पलाश भी कहते हैं और टेसू भी कहते हैं। पित्त का उत्पादन कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त का उत्पादन पित्ताशय में, पित्त का रस भी बोलते हैं इसको, है ना, पित्ताशय में होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आया एक, जैसे साइंस के बारे में बोलते हैं ना बच्चे के गुरुजी साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे, अब देखो एक क्वेश्चन आ रखा है ऊपर से नीचे तक बायोलॉजी का। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ये भी प्रश्न पूछा है भाई, प्रश्न सब पूछे जो पढ़ा रखे हैं बच्चों को, और इसी तरीके से तैयार रखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न पूछा, फफूंद से कौन कौन से रोग होते हैं? तो फफूंद से बहुत सारे रोग होते हैं। ये भी साइंस का प्रश्न है, ये दूसरा पॉइंट है साइंस का। इसमें पूरे 38 प्रश्नों में 38 दूनी 76 नंबर में 4 नंबर साइंस के आए। ठीक है, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज नहीं, और बाकी के सब हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर। फफूंद से होने वाला रोग, जैसे दाद वगैरह होते हैं ना, ये सब फफूंद से होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक बीमारी और होती है एथलीट फुट। एथलीट फुट, एथलीट का मतलब खिलाड़ियों के फैलती है ये बीमारी। जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, दौड़ने भागने वाले होते हैं, जब वो जूते वगैरह पहन के रखते हैं, एक लंबे समय तक जूते वगैरह पहन के रखते हैं, तो उनके नीचे की जो खाल होती है ना, स्किन जो होती है पैर के नीचे की, उसमें बीमारी फैल जाती है लगातार जूते पहनने होने से, है ना। तो उसी बीमारी को बोलते हैं एथलीट फुट। फुट माने पैर और एथलीट माने खिलाड़ी, खिलाड़ी के पैर की बीमारी किससे फैलती है? फफूंद से। लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, इसमें क्या था ऑप्शन? दाद था बस। फफूंद से फैलने वाली बीमारी का नाम बताओ, ऑप्शन थे उसमें दाद। तो ये थे आप, और मैंने 2 क्वेश्चन आपको दे रखे थे। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे? इलाहाबाद में। यूपी के कहाँ पे हुआ इनका जन्म? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और विटामिन B7 का रासायनिक नाम
ये मैंने कमेंट बॉक्स के लिए बोला था, विटामिन B7 का रासायनिक नाम, ये आपके लिए छोड़ देते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये था 2018 का यूपी पुलिस का पेपर आपके लिए। पेपर आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपने पहले पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, दोबारा से रिवीजन करते रहिए और इसी तर्ज पर, इसी आधार पर आपको अध्ययन करना है उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रख करके, खासतौर पे जीएस की परीक्षा को ध्यान में रख करके, है ना। तो जीएस का ही मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं और लगातार अभी भी मैं रिवीजन आपको पुलिस के पेपर को ध्यान में रखते हुए करा रहा हूँ। चिंता ना करें, चैनल के साथ जुड़े रहें सिर्फ और शेयर करते रहें। करंट अफेयर्स भी मिलेगा, यूपी भी मिलेगा और पूरा पुलिस का पेपर मिलेगा आपको, छपा देंगे पूरा 76 नंबर का। घबराए नहीं, इन्हीं क्लासों को देखते रहें आप। देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखें, कमेंट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक करना ना भूलें। क्लास को लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने में कोई आपका पैसा नहीं जा रहा है, वैसे तो देखने में भी नहीं जा रहा पैसा, ठीक है। तो लाइक करना क्लास को ना भूलें। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, अगले पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक इस पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करो, अच्छे से लिखो एक एक क्वेश्चन को और समझिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसी आधार पर अगला पेपर आने वाला होगा आपके सामने। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।